बेरूत के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ था। चमोली में 2021 को जबरदस्त एक पहाड़ फटा। लद्दाख में जैसे आया था एक जबरदस्त मडस्लाइड आया था। अल्टीमेट डिजास्टर तो है न्यूक्लियर डिजास्टर। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कितना क्रिटिकल है देश के लिए, कितना कमाल का है देश के लिए, किस किस तरह के मिशन हमने अचीव किए हैं सर। सिलक्यारा टनल का इलाका जो है तकरीबन 60-65 मीटर का की जो छत थी वो कोलैप्स होकर नीचे गिर गई और उसके पीछे हमारे 41 वर्कर वो फंस गए, वहां वो निकल नहीं पाए। दुनिया देख रही थी कि भारत जो है इस तरह के हादसा को कैसे हैंडल करता है। तो एक तरह का आप समझिए एक टेस्ट भारत के लिए। दिस वाज ए क्लासिक ऑपरेशन जो विच इंडिया शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। इट्स लाइक वॉर। अगर आपने आपदा को वॉर के तरह ट्रीट किया तो आप जाने बचा सकेंगे। हम किस तरह से एक फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर पाते हैं? हेलीकॉप्टर में ये जो कहते हैं बैम्बी बकेट, पानी की ये पूरी बाल्टी होती है, वाटर का सोर्स होगा जैसे नैनीताल की लेक है। हेलीकॉप्टर पानी को नीचे उतर के भरता है, उसका मैकेनिज्म अंदर ही होता है, खोल दे और पानी उस पर गिर जाएगा। पूरे इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक देश था जिससे हमारी इतनी बनी नहीं, जिसने हमारे खिलाफ ही कहा जाता है कि काम किया, टर्की। हमने वक्त आने पर टर्की की भी मदद की। 8 रिख्टर स्केल के ऊपर 8 बहुत जबरदस्त भूकंप होता है। 8 स्केल का अगर स्केल पे आए, ये चीजें जो है भारत के बारे में बहुत पहचानी गई दुनिया भर में कि भारत ने जो अपनी राहत पहुंचाई वहां पर, उसके बारे में कितना सोच विचार करके भेजा था। यहाँ से हॉस्पिटल को लगाया, तकरीबन 5000 पेशेंट्स जो है वो हमारे हॉस्पिटल ने ट्रीट किए। इसी तरीके से ऑपरेशन ब्रह्मा ये हुआ म्यांमार में, जहां पर हमने हमारी एयरफोर्स भी गई लेकर, एनडीआरएफ को लेकर, हमारा यही वाला हॉस्पिटल भी गया वहां, और इंडियन नेवी विशाखापट्टनम से अपने शिप्स लेकर गए, और यही हमने नेपाल में भी किया 2015 में। और नेपाल में तो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट अभी तक चल रहा है। हमने श्रीलंका में देखा ऑपरेशन सागर बंधु, वहां पर भी पिछले 1-1.5 महीने में हमारा हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल गया, एनडीआरएफ की 2 टीमें गई। जो भी हादसा होगी वी विल डू आवर बेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हिंदुस्तान में एक चमत्कारी मिशन था, बहुत ही कमाल का मिशन था। उस मिशन के बारे में बताया सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। ऑफ कैमरा मुझसे मेरी आपसे जितनी बात हुई है मैं समझ गया हूँ कि सर जो कहानियां आपके पास है शायद वो देश के लिए बहुत नई होंगी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कितना क्रिटिकल है देश के लिए, कितना कमाल का है देश के लिए। शायद देश को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे अच्छा इस बारे में कहानी सुनाने के लिए, बात बताने के लिए और इंसाइट देने के लिए शायद कोई व्यक्ति इस समय धरती पे मौजूद भी नहीं है। तो सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जेके सुपर पॉडकास्ट में। और शुरू करेंगे हम ये यात्रा, ये कहानी जो है एनडीएमए के बारे में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, और इससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत जी। कहानी शुरुआत करते हैं 1999 से। जी सर, एक सवाल पूछ लेता हूं मैं पहले। सर एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या स्ट्रक्चर और ये क्या है सर, ये इसको समझाइए सर। इसी चीज को मैं समझाता हूं, मगर इसके लिए हमें तकरीबन 26 साल पहले जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। जी 99 में 99 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था जी उड़ीसा में, जिससे 12 से 15 हजार जाने गई। क्या नाम था सर इस साइक्लोन का? मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या नाम था उस वक्त साइक्लोन का। मेरे ख्याल में भोला था, साइक्लोन भोला जी। और उसके 2 साल के बाद भुज में जी एक भूकंप आया, उसमें भी तकरीबन 10 से 15 हजार जाने गई जी। बाद में सुनामी आई 2004 में, जिसमें भी 10,000 से ज्यादा जाने गई। देखने में आया कि बाकी दुनिया क्या करती है इस तरह की आपदाओं में। तो भारत ने ये देखा और देखा कि एक सिस्टम है हर जगह जी, हमारे यहाँ वो सिस्टम शायद नहीं है। तो शुरुआत हुई, और मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसकी शुरुआत गुजरात से हुई जी, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने पहचाना कि जरूरी है कि कोई सिस्टम होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए या संस्थाएं होनी चाहिए जो आपदा को गहराई से देखें और इनको मैनेज करें। तो आपदा प्रबंधन का आइडिया जो है वो पैदा हुआ,
और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दिसंबर 2005 में इनेक्ट किया गया, पहली बार जी। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब तक जो भी आपदा का प्रबंधन होता था वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे था। मतलब ये कि पहचान थी कि सूखा पड़ सकता है या कीड़े लोकस्ट आ सकते हैं या फ्लड आ सकते हैं, वो इसके आगे जो सोच विचार था वो बड़ा कम था। आपदाओं में हम बस या तो सूखा मानते थे या लोकस्ट या फिर बाढ़। मगर अब क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दुनिया भर में बढ़ रहा था और बढ़ रहा है आज भी, कोई भी डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर ये चीजें तो होंगी जी। इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, एयरपोर्ट बढ़ेंगे सब, तो आपदाएं तो बढ़ेंगी। तो इनको मैनेज करने के लिए सोचा गया कि अब थोड़ा इसको प्रोफेशनलाइज किया जाए और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनेक्ट हुआ और आपदा प्रबंधन की जवाबदारी जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हटाकर और होम मिनिस्ट्री को दे दी। अच्छा। जिसमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन का एक डिवीजन वहां पर मुकर्रर कर दिया गया, एक जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे, इनफैक्ट बाद में एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे इसको वहां मुकर्रर कर दिया गया। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे 3 संस्थाएं खड़ी की गई। सबसे पहली चीज तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए जी, जो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। और इसमें सबसे अहमियत की बात कि चेयरमैन इसके माननीय प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री हैं जी। और इनके नीचे एक वाइस चेयरमैन है और एक्ट के मुताबिक 9 मेंबर होने चाहिए। आज 5 मेंबर हैं, 9 नहीं है, आज 5 मेंबर हैं। और एक स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे कि वो पॉलिसी को देख सके, एक्सपर्टीज ला सके, तैयारी की हालत ला सकें। मतलब सबसे पहले तो प्रिवेंशन करें, फिर अगर प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं लड़ाई के आपदाओं के बारे में तो उसकी तैयारी करें, उसका सामना करने की तैयारी करें और तैयारी ऐसे कि आपदा का जो असर है वो कम हो जाए, मिटिगेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जी। और अगर ये भी ना हो पूरी तरीके से तो जब आपदा आए तो रिस्पॉन्स कैसे किया जाए, तो वो ऑपरेशंस करता है कि वो रिस्पॉन्स को देखता है कि किस तरह से हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और आखिरी चीज उसमें होती है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बिल्ड बैक बेटर, यानी आपदा आ गई, आपदा गई, आपके ऊपर असर हुआ, आपके ऊपर हानि हुई, कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ, आखिर में उसी सोसाइटी को उससे बेहतर बनाना, ये पूरा साइकिल होता है डिजास्टर का। तो एनडीएमए की मेन जवाबदारी इस साइकिल को देखने की है, एक पॉलिसी लेवल पे, डॉक्ट्रिन लेवल पे पूरे देश के लिए। साथ में जो दूसरी संस्था खड़ी की गई वो थी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, जिसको आप देखते हैं पूरे देश में नारंगी रंग के, बसंती रंग के आप ऑरेंज सूट पहन के घूमते रहते हैं। काम बहुत जबरदस्त काम हर जगह इनका होता है, तो इनको बनाया गया जी। इसकी 8 पलटनें खड़ी की गई, यूनिट्स पर खड़ी की गई। आज 16 ऐसी यूनिट हैं जो तकरीबन 1100 लोग, 1100 जवान इसके अंदर होते हैं, ऑफिसर जैसे 1100 जवान, और एक यूनिट जो है 18 टीम खड़ी कर सकती है। एक टीम में 50 आदमी आप समझ लीजिए, तो 18 ऐसी टीम एक यूनिट खड़ी कर सकती है जी। अब एनडीआरएफ को बनाने के लिए जो सबसे चीज जो जानना जरूरी है, हमने अपने जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इन सब को लेकर अलग अलग इनको यूनिटें दे दी कि इन्हीं की यूनिट को निकालकर हमने उसको बना दिया एक एनडीआरएफ की बटालियन। मतलब इन्हीं के जवानों को, जैसे हमने एक एनडीआरएफ की बटालियन खड़ी की तो उसके अंदर सिर्फ बीएसएफ के लोग आए, तो ऐसी 3 बटालियन खड़ी कर दी। फिर सीआरपीएफ के आए, फिर सीआईएसएफ के आए, फिर आईटीबीपी के आए। इस तरह से हमने टोटल 16 बटालियन आज हमारे पास खड़ी हैं। इस तरह से लगभग 1100 जवान की। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि आपने एक फोर्स की एक यूनिट बनाई है, तो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ओनरशिप,
वो ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन करता है। तो मतलब अच्छे जवान भेजता है, अच्छी ट्रेनिंग उनको पाते हैं, उनके साथ नाता रखते हैं। उनकी प्रेस्टीज की बात भी है, उनकी प्रेस्टीज की बात है कि हमारी यूनिट की, हमारे ग्रुप की, हमारे फोर्स की जो है ये यूनिट है खड़ी। ये आप समझिए कि वही तरीका जो आर्मी ने अपनाया था राष्ट्र राइफल को खड़ा करने के लिए, वही तरीका यहाँ पर अपनाया गया। राष्ट्र राइफल को भी खड़ा करने के लिए आर्मी ने रेजिमेंट वाइज खड़ा किया। कोई राजपूत रेजिमेंट की, कोई कुमाऊं रेजिमेंट की, तो वही ओनरशिप वहां पर भी आई थी ऐसे। तो ये एनडीआरएफ हो गई। और एनडीआरएफ को अलग अलग जगहों पर देश में उनके हेडक्वार्टर कर दिए, खड़े लगा दिए। और उनकी जो रैपिड रिएक्शन एलिमेंट जो है जहां पर जैसे कि अगर दो जगह के बीच में गैप है, जैसे एक यूनिट आपकी चेन्नई में है और दूसरी यूनिट आपकी पूना में है, और के बीच में आपके गैप है, या विजयवाड़ा में है, कोई गैप है बीच में, तो वहां उस गैप को कवर करने के लिए आपने एक आरआरसी बना दी, रैपिड रिएक्शन सेंटर वहां पर बना दिया। उसमें एक या दो टीम खड़ी कर दी आपकी वहां पर डिप्लॉय। इस तरह से जो है पूरे देश को मैप करके, इस तरह से देख कर कि कौन से इलाकों में ज्यादातर आपके आपदाएं आती हैं, जैसे कि ईस्ट यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के एरियाज जो हैं इनमें बाढ़ बहुत आती है, इस तरह की चीजें वहां पर होती हैं, तो ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर है जी ट्रूप्स की। आप समझिए ईस्ट कोस्ट पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर साइक्लोन का बहुत असर होता है, तो इस जगह पर ज्यादा यूनिटें और आरएससी जो है वो स्पेशलाइज करती हैं सर इन तरह के। जी, तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शनल तरीके से ये स्पेशलाइज हो जाती हैं। जो यूनिट जहाँ है वो कोई यूनिट वहां से हटी नहीं है आज तक, यूनिट वहीं रही है। नई नई जगहें खड़ी की हैं जहां हमने आरआरसी जो है उनको खड़ा किया है जी। तीसरी जो संस्था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे बनाई गई वो है NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जी। इसी जब भी कोई आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या कोई डोमेन लेते हैं, तो उसमें एक तो आपका डॉक्ट्रिन और आप समझिए पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है जो NDMA है। दूसरी आपकी एक रिस्पांस या ऑपरेशंस की बॉडी होती है, वो NDRF है जी, फंक्शनल जी। और तीसरी होती है वो बॉडी जो ट्रेनिंग करे जी, और इक्विपमेंट को देखे, टेक्नोलॉजीज को देखे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। बिल्कुल बिल्कुल कमाल। तो इसके बिना ये अगर ये तीन चीजें आप कर लीजिए तो आपकी जो पूरा डोमेन है वो कवर हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम बनता है, बिल्कुल आता है। तो NIDM का काम ये है। NIDM अब उनका कैंपस रोहिणी में है जी। एक और कैंपस इनका सेंट्रल इंडिया में विजयवाड़ा में है जी, और वहाँ पर और हमारा NDRF का जो ट्रेनिंग संस्था है दूसरी वाली, जो अपनी सेंटर जो उनका है वो नागपुर में है। तो इस तरह से आप देखिए कि ट्रेनिंग भी, पॉलिसी भी और रिस्पांस भी, ये सब चीजें जो है इसके नीचे कवर करके हमने ये तीन संस्थाएं बनाई हैं जी जी। सर बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया कि ये पूरा, मैं तो सिर्फ NDMA समझ रहा था, NDRF भी और NIDM भी है, इससे ये पूरा इकोसिस्टम बनता है। प्रॉब्लम है कि देश में पब्लिक को अभी तक आसानी से समझ नहीं आया है ये कि आपदा प्रबंधन के क्या हिस्से हैं जी जी, ठीक है। ऑलरेडी देखते हैं लोग सब के हरकत हो रही है, जब भी कोई बाढ़ आ रही है, कोई आपदा आई है तो उसके लिए रिस्पांस हुआ है। तो मैं इसमें एक और चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो हाल ही में हुआ है, पिछले 5-6 साल से ज्यादा इसके ऊपर बढ़ोतरी हुई है, और वो है आपदा मित्र। आपदा मित्र ये टेक का यूज किया गया, एक इस्तेमाल किया गया है कि कहते हैं कि आपदा प्रबंधन जो है सबसे अच्छा तब होता है जब बाहर से कोई ना आए आपकी आपदा आपको राहत देने के लिए। आपकी राहत या आपका जो ऑपरेशन है वो आपकी कम्युनिटी के अंदर ही से हो, आप ही सक्षम हो, आप ही करें, आप ही खुद करें, आप ही के पास ट्रेनिंग हो, आपके पास वो औजार हो, वो आपके पास काबिलियत हो। कम्युनिटी ट्रेनिंग, कम्युनिटी रिस्पांस आमतौर पे आपदा प्रबंधन में कहते हैं इज द बेस्ट थिंग। तो इसके लिए ये सोचा गया कि आपदा के लिए वॉलंटियर्स होने चाहिए, ट्रेन्ड वॉलंटियर्स। तो ये 1 लाख वॉलंटियर इसके ट्रेन किए गए हैं 350 डिस्ट्रिक्ट में
ये लगाए गए हैं। 1 लाख सुपर 1 वॉलंटियर लाख से ऊपर तो शुरुआत हुई है जी। अब 2.5 लाख और बन रहे हैं। उनको हम एनसीसी, NYKS जो नेहरू युवा केंद्र स्कीम जो है जी और NSS नेशनल सर्विस स्कीम जो है, इन सब संस्थाओं के थ्रू 2.5 लाख और वॉलंटियर, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, इनके जरिए सबके 2.5 लाख और वॉलंटियर बन रहे हैं। तो आप समझिए कि कम्युनिटी के अंदर कितनी काबिलियत बढ़ाई जा रही है ताकि कम्युनिटी रिस्पांस जो गोल्डन आवर होता है। अब देखिए, आप जैसे बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जी 3 ट्रेनें भिड़ गई थी, 293 जाने गई थी। सबसे पहला रिस्पांस कहीं बाहर से नहीं आया, ना NDRF पहुंची, ना आर्मी पहुंची, ना कोई और पहुंचा। सबसे पहला रिस्पांस जो था वो आपदा मित्र का था, वो कम्युनिटी लेवल क्योंकि वो वहीं थे जी, क्योंकि वो इमीडिएटली में निकल पाया वहां और वो ट्रेंड थे। उनके पास एक ऐप भी है उनके पास मोबाइल पे, उस ऐप के जरिए उनको मोबिलाइज भी किया जा सकता है। तो एक साथ इकट्ठा करने के लिए, रिस्पांस करने के लिए 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आप 15 20 30 वॉलंटियर को इकट्ठा कर सकते हैं एक जगह पर। तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम जो है सरकार ने बनाई है, जो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रही है इस वक्त। अगला जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर या तो सूखा पड़ जाना या बाढ़ आना, यही 2-3 तरह की आपदाएं थी। सर मेरा, आप ये मुझे इस बात का होराइजन दिखाइए कि कितनी तरह की आपदाएं हैं जो आप लोग मैनेज कर रहे हैं देश के अंदर। अगर आप मुझे बताएं कि बाढ़, सूखा, किस किस तरह की, जैसे आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला बताया, तो ये कितनी तरह की आपदाएं हैं जिसके लिए आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं? अभी आपको मैंने ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताया जी, वो भी एक, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में समझना जरूरी है कि आपदा होती क्या है। आपदा वो होती है, वो हादसा होती है जी जिसके अंदर कम्युनिटी जो है, लोकल कम्युनिटी, वो रिस्पॉन्ड बेशक कर ले जी, मगर पूरी तरह से राहत पहुंचाना, पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करना उसके लिए नामुमकिन है जी। इसका स्केल जो है वो ज्यादा बड़ा होता है और इसके लिए मदद उसको बाहर से जरूरी लानी पड़ती है जी। उसको हम डिजास्टर कहते हैं या आपदा कहते हैं। अगर कम्युनिटी खुद ही कर ले अपने आप तो फिर वो आपदा नहीं पहचानी जाती है। जी। मिसाल के तौर पे एक बच्चा गिर जाए कुएं में जी, अब कम्युनिटी उस तरह के कुएं में जो आपके ट्यूबवेल वाले कुएं जो हैं, वो प्रिंस का केस, जी हाँ बिल्कुल जैसे प्रिंस का हुआ था केस जी, तो ये आए दिन होता रहता है। अब एक बच्चा एक अंदर वेल के अंदर गिरना, किसी कुएं के अंदर गिरना शायद इतनी बड़ी आपदा ना हो और शायद कम्युनिटी खुद भी कुछ कर सके, मगर कम्युनिटी के पास वो जानकारी नहीं है, वो उस गहराई तक कैसे पहुंचेगा। जब तक कोई औजार नहीं है, कोई खोदने का साधन नहीं है, तब तक नहीं हो सकता। तो इसलिए बाहर से आना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। NDRF आए दिन NDRF वाले ये करते रहते हैं जगह जगह पर जाकर। तो इसलिए ये एक डिजास्टर मुकर्रर किया जाता है कि ये भी एक डिजास्टर है क्योंकि ये बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा है। एक बच्चा भी गिरा, अगर बाहर से आदमी आ गया तो डिजास्टर में काउंट माना जाएगा जी। तो ये इस जगह पर अब आप कोविड देखिए, कोविड भी एक डिजास्टर था, ठीक है। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि पूरे देश ने अगर कोविड का सामना किया तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए किया। जब सारी पॉलिसी, पूरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको इन्वोक किया गया जी, और उसके नीचे जो है सरकार के पास ताकत और आई, उसके पास काबिलियत आई करने की, उसके मुताबिक उसने रिस्पॉन्ड। लॉकडाउन इस एक्ट का हिस्सा है। ये सब चीजें इसी से होती है जी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से होती है जी। तो आप समझिए कि बाकी जिस तरह की चीजें और भी होती हैं, किस चीज के बारे में कर रहे थे हम आखिर में बात, अभी हम किस सर ये कि किस तरह की आपदाएं होती हैं, आपदा क्या होती है। अब आप देखिए, पहाड़ों की अलग आपदाएं हैं जी, प्लेन्स की अलग आपदाएं हैं, जी, कोस्टल एरियाज की अलग आपदाएं हैं। पहाड़ों में आप भूकंप, खासतौर पे हिमालयन क्षेत्र में, ज्यादातर हिमालयन क्षेत्र या तो जोन 5 या जोन 4 में है जी, तो उसके वजह से वहां बहुत ज्यादा चांस होता है। अब आपने देखा उत्तरकाशी में भूकंप आया था, सिक्किम में भूकंप आया था, लद्दाख में भूकंप आमतौर पे आते हैं, उड़ी में कश्मीर के अंदर भूकंप आया था पहले। तो भूकंप एक बहुत बड़ी चीज है जी। दूसरी चीज होती है आजकल आधुनिक जमाने में, आप देखिए क्लाउड बर्स्ट जी। हाल में इसी साल 2025 में धराली, आपने नाम धराली सुना होगा उत्तरकाशी में जी।
वहां पर क्लाउड बस्ट आया था। चमोली में 2021 7 फरवरी 2021 को जबरदस्त एक क्लाउड बस्ट तो नहीं, एक पहाड़ फटा था जिसके बर्फ नीचे आकर उसकी वजह से एक पूरा सैलाब आ गया था, एक पूरा फ्लड आया था, जिससे 200 लोग एक टनल के अंदर जो थे, जो काम कर रहे थे, वो वहां फंस गए थे और मारे गए। इसी तरीके से सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लॉफ कहते हैं। 7,000 से ज्यादा इस तरह की लेक्स, ताले हिमालयन क्षेत्र में हैं जो जमी रहती हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ जो है वो पिघल भी गई हैं, और क्योंकि इनको रोका हुआ है ग्लेशियल मोरेन से, मतलब उसकी जो पत्थर है वो सब है, वो वहां लगा हुआ है। जब वो अगर वो पिघलने लगा तो, या उसके अंदर कुछ और चीज आ गई, जैसे कि ऊपर से पहाड़ से कोई बर्फ का टुकड़ा गिरकर अंदर आ गया, तो उससे पानी बाहर निकला और वो पानी एक फ्लड के तौर पे नीचे आता है, जैसे सिक्किम में हुआ 4 अक्टूबर 2023 को। जबरदस्त सैलाब आया और एक पूरा डैम जो था, चुंगथांग डैम, पूरा डैम जो है नष्ट हो गया था। नीचे तीस्ता बाजार में जितनी गाड़ियां फौज की खड़ी थी, एक पूरी आर्मी की एक यूनिट थी वहां पर, उस सब के ऊपर असर हो गया कंप्लीट, बहुत जाने गई वहां। तो इस तरह के ग्लॉफ जो है आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट आपदा हो गई है। भूकंप तो मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट फायर भी, जी हाँ बिल्कुल, पूरे हिमालयन रीजन में फॉरेस्ट फायर्स हैं। फिर आप विंध्यास में आ जाइए, गोवा के आसपास आ जाइए, कर्नाटका के अंदर आ जाइए, इन जगहों पर भी, क्योंकि इतने जंगलात हैं यहाँ पर इन इलाकों में, तो यहाँ पर भी जब आग लगती है तो वो आग फैलती है, बहुत मैसिव होती है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है, मिजोरम, मणिपुर में खासतौर पे बहुत ज्यादा होता है इसकी नष्ट, बहुत इससे नुकसान भी पहुंचता है, जाने भी जाती हैं। मुझे याद है पिछले साल अल्मोड़ा में एक आग लगी थी जिसमें 5 जाने गई थी, और उसके बड़ा जबरदस्त काम किया था लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। वहां पर एक लेडी डीएम थी वहां पर, उन्होंने खुद वहां खड़े होकर इस आग को बुझवाया विद द हेल्प ऑफ लोकल वॉलंटियर्स, और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को लेकर वो बैम्बी बकेट्स में पानी निकाल के नैनीताल के लेक से निकाल कर, और तब पानी छिड़का। 13-15 मेरे ख्याल में सॉर्टीज हेलीकॉप्टर की उसके लिए इस्तेमाल की गई थी। तो ये भी होती हैं। और भूकंप हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, लैंडस्लाइड हो गई। लैंडस्लाइड बहुत जबरदस्त, पहाड़ों में लैंडस्लाइड की भी दूसरी चीज है। जब डेवलपमेंट होता है, जहां पर भी डेवलपमेंट होता है, तो आप देखेंगे कि सड़कों को, जहां पर एक सिंगल लेन सड़क थी वो डबल लेन बन गई, जो डबल लेन थी अब वो 4 लेनिंग हो गई है। तो क्या है कि पहाड़ को काटना पड़ता है, स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, पूरा पहाड़ जो है उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि इतना आपके पास रिसोर्स नहीं है करने के लिए। तो जगह जगह पर ये पहाड़ नीचे आने लगते हैं, तो ये लैंडस्लाइड बनते हैं, और इसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। ये भी एक काम एनडीएमए करता रहता है। लैंडस्लाइड, हमने अभी एक देश का एक नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम बनाया है, जो थोड़े दिनों के अंदर ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जितनी भी लैंडस्लाइड हो रही है सबको आप पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्टेबलाइज करें, जितना हो सकता है उसको स्टेबलाइज करें। कुछ जगहों पर जहां पर घास लगा सकते हैं, खास तौर पर स्पेशल घास होती है इसके लिए, वो घास अगर लगा सकते हैं जो उसको रोक सके, जो पहाड़ को जमा सके, इस तरह की कार्रवाई। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है जो एनआईडीएम के थ्रू होते हैं, होता है। एनडीएमए इसको देखता है और एनआईडीएम को भी टास्क करता है, वो भी इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। अब आप प्लेन्स की तरफ आ जाइए, कोस्टल एरियाज में खास तौर पे साइक्लोन और फिर सुनामी। अब सुनामी का नाम ही नहीं सुना था हमने 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई है चेन्नई में और ये आंध्र प्रदेश के इलाके में, तो आप और हम, मेरे ख्याल में किसी को समझ नहीं थी कि सुनामी होता क्या है। हम तो आज भी बस एक अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि क्या रहा होगा। आप देख लीजिए, सुनामी एक अंडर सी अर्थक्वेक होता है जी, कि कहीं कोई ना कोई जगह, अब जैसे हमारे इलाके में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेंच है, एक दरार है जी, उसके नीचे, समुंदर के नीचे जी, वो दरार जब फटती है, अगर कभी सालों में कभी फटे, उस दरार के अंदर कुछ एक्टिविटी होती है तो वो एनर्जी बेचती है ऊपर, उस एनर्जी से पानी जो है ऊपर आता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर तकरीबन 20 मिनट के अंदर वो पानी पहुंच जाएगा वहां जी। और चेन्नई की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ आपको 2 घंटे की वार्निंग है, क्योंकि जब वो दरार फटने की
की पहली खबर आती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है इनकॉइस हैदराबाद में, वो जब खबर देता है तो उस खबर टाइम से लेकर और शोवर लाइन तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। आप जो भी वार्निंग दे सकते हैं लोगों को हटने के लिए, ये सब वो सब दे सकते हैं। एनडीएमए का काम है, एसडीएमए का काम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है तैयारी रखना इसके लिए जी। और मुझे बड़ी खुशी है कहकर कि बहुत से हमारे सुनामी रेडी विलेजेस हैं उड़ीसा में, बहुत से आंध्र प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, तमिलनाडु में बहुत क्या होते हैं सुनामी रेडी विलेजेस? ये है कि अगर सुनामी आई तो ये इन विलेजेस पे कम से कम असर हो जी। वार्निंग अगर मिल गई तो कौन से रास्ते हैं जिस रास्ते से आप निकलेंगे, इवैक्यूएट हो जाएंगे, कौन से ऐसे हाई ग्राउंड हैं जहां तक आप जा सकते हैं जी। जब 2004 में सुनामी आई थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में तो किसी को कोई वार्निंग नहीं मिली थी जी उस टाइम, और सबसे बड़ी वार्निंग जो थी वो पशुओं के पास पहुंची, सबसे पहले चिड़िया और पशु के पास। ठीक है, उनको क्योंकि उनके कान अलग किस्म के होते हैं, वो पहले से ही हटना शुरू हो गए थे, और लोकल वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो भी हटना शुरू हो गए थे वहाँ से। उनको मालूम था कि ऐसा भूकंप आया है, और अब भूकंप के बाद 20 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद ये पानी जो है ऊपर आएगा। कैसे मगर इंसानों को नहीं मालूम था जी, हमें नहीं मालूम था मगर इन सबको मालूम था। ये तो आप समझे प्रकृति की एक चीज है ना, नेचर की एक चीज है कि कैसे जानवरों के अंदर और परिंदों के अंदर इस तरह से जो है मालूमात उनको। कितनी ऊंची लहरें रही होंगी सर सुनामी की? मैं अगर सुनामी की लहरें जो अंडमान निकोबार में आई थी शुरू में तकरीबन जो मैं सुनने में आया 10 से 20 फीट के बीच में थी, जो वही पानी पहुंचा था थाईलैंड फुकेत के इलाके में, वहां तो तकरीबन 30-40 फुट तक की वेव्स आई थी वहां पर। तो ये सुनामी का बड़ा जबरदस्त असर होता है। आपने देखा होगा सुनामी आमतौर पर जापान में बहुत आती है जी। पिछली दफे जब जापान में 2011 में आई थी तो हमारी एक एनडीआरएफ की एक टीम भी गई थी वहां पर। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत मदद की थी जापान की उस वक्त, खास तौर पे वो फुकुशिमा जो फुकुशिमा जो रिएक्टर है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां पर उस पर असर हो गया था, तो वहां पर मदद खास तौर पे जाकर हमारी एनडीआरएफ की टीम ने दी जी। अब आप बाकी और आपदाएं देखिए तो मैनमेड भी हैं, मैनमेड डिजास्टर्स हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा है, एयरपोर्ट्स और केमिकल इंडस्ट्री जी। टाइम पर आप देखें कि एक कुछ केमिकल इंडस्ट्री का एक्सीडेंट हो जाता है जी। मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई मिसाल ही नहीं हो सकती कि जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी जी जी बिल्कुल 1984 की जी, और उसके बाद से तो इतनी बड़ी नहीं हुई है और उम्मीद है कि कभी होगी भी नहीं जी। मगर इस तरह की ट्रेजेडी तो बहुत बड़ी चीज होती है जी। फिर अल्टीमेट डिजास्टर तो है न्यूक्लियर डिजास्टर। अगर न्यूक्लियर जैसे चेरनोबिल का था, ठीक है, आप देखिए चेरनोबिल के आसपास लड़ाई भी चल रही है यूक्रेन में इस वक्त, मगर हमारे यहाँ 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय गृह मंत्री साहब का आदेश है कि एनडीएमए पर्सनली जो मेंबर्स हैं वो इसकी देखरेख करें, इसकी सिक्योरिटी की देखरेख करें। अगर कहीं कुछ हुआ तो अंदर जो है उसकी जवाबदारी तो टेक्निकल जवाबदारी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, मगर जो आसपास के इलाके हैं उसमें पूरी तैयारी रहे हर समय। तो ये एक एनडीएमए की जवाबदारी बनती है जी कि हर साल हम वहां पर ऑफ साइट एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करते हैं, लोकल एनडीआरएफ की यूनिट, एसडीआरएफ की यूनिट को जानकारी देते हैं इसके बारे में, और वहाँ के देखते हैं कि क्या क्या उनके पास साधन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास, और इसके ऊपर पूरा एक टेबल टॉप की एक्सरसाइज पहले और फिर एक फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है, फिर एक रिपोर्ट बनाकर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, राज्य को और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को भी दी जाती है। मैं समझता हूँ ये तकरीबन आपदाएं मोटे तौर पे जो हमने कवर कर ली हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। एयरपोर्ट्स को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सी पोर्ट्स को भी हम कवर करते हैं जी। सी पोर्ट्स पर भी हम कवर करते हैं, क्योंकि सी पोर्ट्स में कभी कभी बहुत ऐसा माल होता है। अब आपको याद है बेरूत के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ था जी कुछ साल पहले, बिल्कुल सर, जहाँ पर केमिकल्स जो थे वो स्टोर्ड थे, उसकी वजह से एक जबरदस्त वहां पर
ब्लास्ट हुआ बहुत था, भयंकर धमाका था। उसके बाद से हमने भारत के अंदर अपने जितने सी पोर्ट्स हैं उन सब के ऊपर ये बना रखा है कि ऐसा कोई चीज वहां पर स्टॉक ना हो, एक्सप्लोसिव्स ना स्टॉक हो, जिससे कि असर जो है लोकली वहां पर हो सकता है। कमाल सर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझ गए, ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को समझ गए। अब मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कहानियों के तौर पे, अगर इनमें से एक एक जिस तरह के आपने मुझे चैलेंजेस बताए, एक एक कोई मिशन जो एक्चुअली में हमने किया उसकी एग्जांपल अगर आप मुझे दें। जैसे सिलक्यारा एक बहुत ही कमाल का मिशन है जिसमें आप बहुत ही करीब से इन्वॉल्व थे, उस मिशन से शुरू करते हैं और मिशन के तौर पे चलते हैं आगे, देखते हैं कि किस किस तरह के मिशन हमने अचीव किए हैं। सर मैं समझता हूँ कि आपदा प्रबंधन में सबसे बड़ी बात है टीम वर्क जी, क्योंकि इसमें कोई एक संस्था आकर नहीं काम कर सकती। अगर हम समझे कि एनडीएमए काम कर सकता है तो एनडीएमए तो कुछ नहीं कर सकता है। एनडीएमए के पास साधन है बहुत से। एनडीआरएफ हमारा जो सेबर आर्म है वो है एनडीआरएफ, जो ट्रेंड संस्था है, उनके पास इक्विपमेंट बहुत बढ़िया है और लीडरशिप है, काबिलियत है और एक दिल है जी करने का। सबसे बड़ी बात है कि दिल है करने का जी। तो आमतौर पे वाकई पे जहां पर भी कुछ ऐसा मौका होता है वहां सबसे पहले तो यही पहुंचते हैं हमारे रिस्पांस के तौर पे। आफ्टर द कम्युनिटी हैज रिस्पॉन्डेड, आपदा मित्र वहां पहुंचेंगे या एसडीआरएफ पहुंचेगी। आजकल 2025 के फरवरी के महीने में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को दोबारा रिव्यू किया गया था, इसको दोबारा पास किया गया है और उसके मुताबिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि अब हर राज्य में एनडीआरएफ के तरह एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनाई है। वो ज्यादातर में बन गई है, कुछ में बनाई जा रही है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। जहां तक मेरी याद है, सिलक्यारा टनल का आपने जो एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये टीम वर्क का और कोऑर्डिनेशन की का एक बहुत बड़ी मिसाल थी जी। ये नवंबर 2023 को में हुआ था, ये दिवाली के बाद। क्या हुआ सर एग्जैक्टली इसके अंदर, वो कहानी मुझे थोड़ा। पहाड़ों में सड़कें बनती रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहता है। आमतौर पे डिस्टेंस को कम करने के लिए सड़क के बनने में टनलिंग की जाती है। जब टनलिंग करते हैं तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस रखते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस सब लिए जाते हैं पूरे, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसा कभी हो जाता है जी। तो एक ये सिलक्यारा टनल का इलाका जो है, इसमें जब टनल बन रहा था उसमें तकरीबन आप समझिए 300 मीटर टनल के मुंह से अंदर 300 मीटर पे तकरीबन 60-65 मीटर का जो छत थी वो कोलैप्स होकर नीचे गिर गई और उसके पीछे हमारे 41 वर्कर जो इनके NHIDCL के वर्कर थे, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो वर्कर थे वो थे पीछे वहां पर, और वो फंस गए वहां, वो निकल नहीं पाए। 65 मीटर अगर छत गिर जाए तो 65 मीटर का इलाका मतलब बिल्कुल ब्लॉक ऑफ हो गया जी। ठीक है, तो अब जब शुरुआत हुई तब लोगों ने सोचा कि ठीक है खोद के निकल के आ जाएंगे, मगर इतना भी आसान काम नहीं है करना कि 65 मीटर को खोदें और वो भी अनस्टेबल टनल के अंदर। तो ये एक वो कंडीशन थी, एक ऐसी हालत थी जहां पर हमने देखा कि देश की हाईएस्ट अथॉरिटी से माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और नीचे के लेवल तक पूरा फोकस जो था वो जान बचाने पे था, 41 लोगों की जान बचाना, और आदेश ऊपर से ये था कि ये जान नहीं जानी चाहिए इसमें किसी तरीके से। ठीक है, और पूरी दुनिया की तवज्जो इसके ऊपर थी, फोकस दुनिया का था, क्योंकि ये दुनिया में फैल गया था कि ऐसा हुआ है। इस तरह की हादसाएं थाईलैंड में भी हो चुकी थी, अगर आपको याद है, वो जो बच्चे फंसे थे एक दफे एक टनल के अंदर, एक माइन कोलैप्स हुई थी चिली में, वो भी दुनिया को याद था। तो दुनिया देख रही थी कि भारत जो है इस तरह के हादसा को कैसे हैंडल करता है। तो एक तरह का आप समझिए एक टेस्ट था भारत के लिए। दिवाली का वक्त था ये, और सब लोग जुटे इसके अंदर, अलग अलग लोग आए इसके अंदर। लीडरशिप तो हाईएस्ट लेवल से आई, डायरेक्शन वहां से आए, मगर मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे अथॉरिटी वाले जो थे, MORTH, उनके अपने मिनिस्टर
वो खुद वहाँ पर मौजूद, और सेक्रेटरी MORTH वहाँ पर, बीच बीच में ऊंचे लेवल के वहाँ पर ओहदेदार, सब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी पहुँच गए वहाँ पर देखने के लिए और चेक करके रिपोर्ट कर देने के लिए। और NDMA का काम था कोऑर्डिनेशन। इसमें बहुत लोग जुटे हुए थे और जबरदस्त काम कर रहे थे। जो हमको आदेश दिया गया था कि कोई रिसोर्स जो है वो उसको मतलब छोड़ो मत, आपकी बात से बाहर नहीं है, आपके पास जो भारत में है। यहाँ तक कि बाहर से भी एडवाइजर्स को बुलाया गया। आपने देखा था कि एक एडवाइजर बाहर से भी आए, लगातार दुनिया के साथ कांटेक्ट में, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट रहा है इंटरनेट के ऊपर थ्रू आउट। मगर जो डिसीजन था वो था कि एक ऑगर मशीन होती है जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करती है, वो उत्तराखंड में थी, देहरादून में थी। उस मशीन को लाया गया और उसको लगाया गया। इसको उस 65 मीटर के अंदर एक मीटर का छेद करके और उसके अंदर स्लीव डालने का, एक तरह का सिलिंड्रिकल स्लीव डाल के, ताकि उसके अंदर से इनको निकालें। जो अच्छी बात ये थी कि जहां फंसे थे वो एक तो अंधेरा नहीं था वहां, क्योंकि लाइट वहां गई नहीं। तो बिजली का हमारा साधन था वो तार भी नहीं कटा, वो तार वैसे के वैसे ही रहा। आप समझे कि भगवान की देन थी कि वो तार वैसे ही का वैसे ही रहा। और जल्द से जल्द प्रधानमंत्री के कहने पे, माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर, एक 6 इंच का पाइप जो है उसको ड्रिल करके अंदर डाल दिया था। उस 6 इंच के पाइप के जरिए से बहुत चीजें हो रही थी। पानी जा रहा था अंदर, खाना जा रहा था कंप्रेस्ड एयर के साथ, कोई कम्युनिकेशन हो पा रही थी सर। हाँ, उसके अंदर तार लगा दिया। तो उसके साथ क्या हुआ कि उन सब वर्कर्स के फैमिली जो थी वो वहां पहुंच गई थी, और हर वर्कर को चांस दिया गया अपनी फैमिली से बात करने का। ये बहुत जबरदस्त चीज होती है आपदा प्रबंधन में, साइकोलॉजिकल, बिल्कुल मनोरंजन, मनोबल बनाने के लिए, कि अगर अंदर जो लोग फंसे हैं वो अगर समझें कि हमको हमारा कोई चांस ही नहीं निकलने का, तो ऐसे ही वो जब उनकी होप खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो जो चाहत होती है निकलने की बाहर, उस पर बहुत ज्यादा असर होता है। तो इसमें यहाँ तक कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश से 3 डॉक्टर, तीनों साइको सोशल काउंसलर थे, उनको बुलाया गया। वो लगातार फोन के ऊपर उनके साथ बातचीत पे थे, उनको समझा रहे थे। किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही होगी सर? टेलीफोन कम्युनिकेशन नहीं, किस तरह की बातें हो रही थी? बातें ये तो प्रोफेशनल चीज होती है, बताना, समझाना कि क्या क्या हो रहा है आपके लिए, उनके लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं, कहाँ के लेवल से कंसर्न एक्सप्रेस की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री खुद उनके बारे में हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। उससे ऑटोमेटिकली लोगों के बाद में अंदर में कि अगर वहां से बात चली तो कुछ बड़ा ही काम हो रहा होगा। इसलिए तो ये इस तरह से बनाया बन जाता है। तो ये लगातार काम चल रहा था, और तकरीबन 15 मीटर तक, जब 15 मीटर रह गए थे तकरीबन, ये 65 मीटर का था, और आप समझिए कि 47 मीटर तक जब तकरीबन पहुंच गए थे, तब ये मशीन जो है ये ब्रेक डाउन हो गई। और क्योंकि लगातार काम कर रही थी, इसको असल में समझना बड़ा मुश्किल होता है कि जब टनल का हिस्सा ऊपर से गिरा है तो उसके साथ सीमेंट के टुकड़े, कंक्रीट के टुकड़े, पत्थर, मिट्टी, पूरे तरह के मेटल जितना वहां अंदर लगा हुआ था वो सब गिरा हुआ था, गर्डर लगे थे। तो इसको काटना और इसके अंदर से निकालना बड़ा है। और ये 47 मीटर करते करते कितने दिन हो चुके थे सर? ऑलरेडी आप समझिए कि तकरीबन 6-7 दिन हो गए थे ऑलरेडी। ये पूरा ऑपरेशन 17 दिन तक चला है। जी। तो 6-7-8 दिन हो गए थे ऑलरेडी इसको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बस तकरीबन उतना वक्त हो गया था। मगर देखने की बात यह है कि कैसे भारत के अंदर अलग अलग जगह से इसको एनेबल किया गया। कहीं से अलग अलग मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, एयरफोर्स, जो एयरफोर्स उठा सकती थी वो एयरफोर्स उठा के लाई देहरादून तक। जो रेलवेज उठा सकते थे वो उन्होंने रेलवेज ने उठाया उसको, और ग्रीन कॉरिडोर बनाए ताकि कोई, आप समझिए, वंदे भारत को रोका ताकि ये जो इक्विपमेंट है ये पहले पहुंच जाए। जी। और इस इक्विपमेंट को वहां पहुंचाया गया। और
ये कोई सोच विचार ये नहीं था कि एक ही साधन है जो हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं, एक ही साधन है। 4 तरीके ढूंढ उस वक्त चल रहे थे साथ साथ। एक ऊपर से ड्रिलिंग हो रही थी जी, एक ये ड्रिलिंग हो रही थी, एक साइड से ड्रिलिंग हो रही थी, और एक पीछे से भी ड्रिलिंग हो रही थी। दूसरी तरफ जो जहां से उसका दूसरा एंट्रेंस था वहां से भी ड्रिलिंग हो रही थी। हालांकि सबको मालूम था कि इसमें वक्त बहुत लगेगा। सबसे तेज चीज यही होती है जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है। मगर जब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में ये अगर मशीन टूट गई, उसका जब वो प्रोब जो है उससे बढ़िया कोई मशीन थी नहीं, उससे बढ़िया कोई मशीन नहीं थी लाने जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मशीन तो दूसरी आ भी जाती जी, मगर इस मशीन का जो हिस्सा जो टूटा हुआ था इसको निकालना उतनी बड़ी चैलेंज थी, उतनी बड़ी चैलेंज थी। अब इतना बड़ा प्रोब का हिस्सा उसको काटना और निकालना, एक ही संस्था है भारत में जिनके पास ये इक्विपमेंट था, और वो है इंडियन रेलवेज। रेलवेज के पास ये कटर होते हैं, प्लाज्मा कटर। तो ढूंढाई मचाई कहाँ कहाँ पर प्लाज्मा कटर है, तो मालूम हुआ कि रेलवेज के पास है, तो रेलवेज ने ऑटोमेटिकली वॉलंटियर करके दे दिया। और ये तो इनको भी उसी साधन से, इनको तो हवाई जहाज से लाया गया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, वहां से जल्द आए ऊपर, और फिर ये काटने की कार्रवाई शुरू की गई, और उसके वजह से इसको हारतीर से निकाला। उसी वक्त सोचा लोगों ने कि अभी 15, 17, 18 मीटर रह गए हैं, तो कुछ वहां पर लोग जो बैठे थे उन्होंने सजेस्ट किया कि तो ये दिल्ली के रैट माइनर हैं जो दिल्ली के अंदर तार लगाते हैं जगह जगह पर, केबल को लगाते हैं, और नालियों के अंदर काम करने की काबिलियत है इनको, और छोटी स्पेस में काम कर सकते हैं, इनको बुलाया जाए। ये एक सजेशन दिया था किसी ने उत्तराखंड के अंदर ही। वाह। ये लोग वहां पहले ही से पहुंचे हुए थे, इनको मालूम था कि हमारी शायद जरूरत पड़ेगी, तो ये बाहर बैठकर और पूरे उसका मुआयना कर रहे थे। और इन्होंने ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि अगर उनको कहा गया तो किस तरह से अंदर जाएंगे। साथ साथ तैयारी चल रही थी एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ ने भी अपने साधन बना लिए थे कि जब पाइपलाइन लग जाएगी अंदर तो किस तरह से अंदर स्ट्रेचर भेजे जाएंगे, और स्ट्रेचर पे पहिए लगा दिए थे, उन पहियों के साथ उनको खींच के लाया जाएगा, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि कितने दिन लगेंगे जी। अगर 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन लग गए तो शायद वो हालत में ना हो कि खुद 45-60 मीटर क्रॉल करके निकल सके बाहर। तो ये सब चीजें सोची गई थी इसके बारे में। और ये सबसे बढ़िया बात है कि ये सब लीडरशिप, जो हाईएस्ट लीडरशिप से के पास ये इसकी पूरी जानकारी थी, और ब्रीफिंग हो रही थी, और ये नहीं सिर्फ मगर कंसर्न था। सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप में तो ये हो सकता है कि हुक्म दे दिया एक दफे, और उसके बाद 48 घंटे के बाद पता किया कि क्या हुआ। वो यहाँ लगातार 1 घंटे पर इसकी रिपोर्ट दी जा रही थी जी। और मिनिस्टर साहब खुद वहां पर थे, बीच में गडकरी साहब आए, मेन यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो आए वहां पर, उन्होंने देखा पूरा, और पीके सिंह साहब तो थे ही वहां। तो आखिर जब डिसीजन लिया गया कि इससे पहले कि दूसरी मशीन को लाया जाए, इनको चांस दिया जाए रैट माइनर्स को जी अंदर जाने का, इन्होंने तो इतनी तेज काम किया, हम समझे थे कि शायद इनको लगेंगे 48 घंटे, मगर इन्होंने तो 12 घंटे में तकरीबन काम कर लिया अपना। 12 से 15 घंटे के अंदर ये खोदते अंदर चले गए, और छोटा छेद निकाल के अंदर गए, पहुंच गए अंदर, और धीरे धीरे करके सबको निकाला वहां से। 41 के 41 लोग 41 को सबको निकाला वहां से, और बाहर पूरा साधन बना हुआ था कि जैसे ही निकलेंगे तो मेडिकल चेकअप होगा, वहां से गाड़ियां इनको लेकर जाएंगी ऋषिकेश। मगर ये रीजनेबल हेल्थ में, क्योंकि एक जैसे हम आपको बताया कि इनकी लाइट थी अंदर, पानी भेजा गया था अंदर, इनका जो मनोबल था वो पूरे वक्त बना हुआ था, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चल रही थी, सरकार पूरे वक्त कंसर्न थी इसके बारे में। तो ये सब चीजें जब मेल जोल कर आप देखते हो तो ऑटोमेटिकली आप कहते हो कि दिस वाज ए क्लासिक ऑपरेशन जी, क्लासिक ऑपरेशन जो विच इंडिया शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। और हम इंडिया में और मैं समझता हूँ जितनी डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी है भारत की, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। ये बढ़ाने लायक मिशन है बिल्कुल। दुनिया का कैसा रिस्पांस आया सर इसको? मैंने देखा नहीं कि बाकी दुनिया में क्या सोचा, मगर हाँ पीपल वे मॉनिटरिंग दुनिया भर में। डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी दुनिया की काफी
क्लोज नेट होती है, यूनाइटेड है, और वो फॉलो करते रहते हैं। इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही थी, काफी चैटर था सोशल मीडिया के ऊपर। आप तो सोशल मीडिया के इतने माहिर हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इसके ऊपर चैटर हो रहा था उस वक्त। जी, कमाल सर, ये तो आपने बहुत ही क्लासिक मिशन की कहानी सुनाई और बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई, मजा आ गया सर। ये अपने आप में एक फिल्म की कहानी लगती है। सर अगर मैं आपसे पूछूं कोई फॉरेस्ट फायर, कोई केदारनाथ की कहानी की तरफ चलते हैं कि केदारनाथ में जो हुआ उस डिजास्टर से हमने किस तरह उसका सामना किया और किस तरह से उसे, जो आपकी पॉलिसी थी कि बेटर देन बिफोर ही नाम है सर उस पॉलिसी का, बेटर देन बिल्ड बैक बेटर का एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल केदारनाथ है सर। उस बारे में कुछ बताएं सर। केदारनाथ वो तो क्लासिक ट्रेजेडी थी एक बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में चार धाम यात्रा होती है, और चार धाम यात्रा अपनी बिलीफ के ऊपर बहुत एक ताकत, अंदरूनी ताकत के साथ लोग जाते हैं वहां पर। मगर नेचर के साथ, प्रकृति के साथ आप हर वक्त खेलते रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के इलाके में खास तौर पे इस तरह की पहाड़ फटना, बर्फ फटना, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती ही रहती हैं टाइम पर। तो केदारनाथ पर भी एक ग्लोफ था, वो एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अच्छा, वही था कि एक जबरदस्त क्लाउड बर्स्ट हुआ था इस इलाके में और केदारनाथ के ऊपर, और वहां से ये पानी नीचे आया था। इसकी उस वक्त वार्निंग का जो था सिस्टम, अभी तो हमारी वार्निंग काफी इंप्रूव हो गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। मगर उस वक्त वार्निंग का सिस्टम नहीं था इतना ज्यादा। तो और हालांकि नीचे लोगों को वार्न किया गया था कुछ हद तक, मगर लोग हटे बैठे नहीं थे, और किसी ने सोचा नहीं था कि बाढ़ आएगी तो ऐसी जबरदस्त बाढ़ आ सकती है। कैसी रही होगी सर वो बाढ़? बहुत, तो आप समझिए कि पानी का बहाव जो है ग्राउंड लेवल से 40 फुट उठा ऊपर। आप समझिए एकदम से पानी यहाँ है नीचे और 40 फुट एकदम से ऊपर बढ़ जाए, आप सड़क पर खड़े हो, आप सड़क तक पहुंच जाए पानी, ऐसा था। और जब सड़क तक पहुंचता है तो सड़क के नीचे का इलाका जो है उसको खा जाता है पूरा, फिर सड़क भी कोलैप्स होने लगती है। उसी तरह आपने देखा होगा इतनी बिल्डिंग्स वहां पर कोलैप्स हुई थी। अब कहते हैं कि कमर्शलाइजेशन जब होता है तो ऑटोमेटिकली लोग फिर आकर कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो रिवर बेड के ऊपर है, सब है, इन पर रोक लगाना निहायत जरूरी होता है। जी। मगर आमतौर पर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि कभी कभी ना हो, जैसे इस साल हमने देखा धराली में भी कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था शायद, मगर कंस्ट्रक्शन था वहां। और जब पहाड़ फटता है या जब रिवर आता है इस तरह से नीचे, तो बाढ़ जो है हर चीज को अपने चपेट में ले जाती है। वही चीज हुई केदारनाथ के अंदर, और हजारों लोग उसके अंदर तबाह हुए। उसके बाद से रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट बहुत हुई है। उत्तराखंड सरकार काम इस पे बहुत करती है, उनको मालूम है कि चार धाम यात्रा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हिंदू कैलेंडर में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स। जैसे अमरनाथ यात्रा है हमारी वहां, मगर यहाँ पर इस साल तो 62 लाख लोग वहां पर तकरीबन चले गए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जब ये बाढ़ आ गई तो क्या रिस्पांस था, वो प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, इसके लिए तो आप समझिए कि हर रिसोर्स, लोकल एसडीआरएफ तो थी वहां पर, उन्होंने काम करा, बहुत जबरदस्त किया। लोकल आर्मी यूनिट्स ने बहुत काम किया, आईटीबीपी ने बहुत काम किया वहां पर, क्योंकि लोग फंसे हुए थे, लोग पहाड़ की तरफ भागे ऊपर। अब आप फंस जाओ, आप गए हो अपने 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कपड़े आपके पास क्या हैं, खाना पीना आपके पास है नहीं, और आप फंस जाओ पहाड़ों के दामन में इधर उधर, तो नेचुरली थोड़ी देर आप रह सकते हो, मतलब 24 घंटे 36 घंटे रहोगे। उसके बाद आपको रास्ते नहीं मालूम, आपको ट्रेंड नहीं है इस तरह के पहाड़ों में चलने के लिए, लोग बूढ़े बच्चे हैं वहां पर। तो आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर आर्मी वाले जो हैं लोगों को अपने कंधों पर उठाकर और ला रहे हैं इधर से उधर। ये बड़ा जबरदस्त एफर्ट था, ये एक नेशनल एफर्ट था बिल्कुल वहां पर। उनको वहां से रिलीफ पहुंचाना, लोगों को खाना खिलाना, लोग जगह जगह पर जहां लोग फंसे हुए थे उनको खाना खिलाना। ये आम तौर पे ज्यादातर आर्मी, आईटीबीपी और पुलिस, लोकल पुलिस जो है, इन्होंने वहां पर
इस पूरे को इतने लोगों का खाना कहाँ से आ रहा होगा सर? उनको फटाफट किसी हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये सब क्रिएट किया जाता है वहाँ पे? ये सब जो अवेलेबल है वहाँ पर। जी जी। आमतौर पे सबसे बड़ी चीज होती है कि आर्मी के पास काफी वहाँ पर, जहाँ पर भी आर्मी पहाड़ों में होती है, उनके पास स्टॉक होता है जी, वो स्टॉक को इस्तेमाल करते हैं। आईटीबीपी भी है, उनके पास भी होता है, वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ भी लोकली अवेलेबल है उस टाइम पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब कुछ ले सकता है, उसके पास पावर है, कुछ भी ले सकता है अपने हाथ में, और उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की चीज़ में फूड ड्रॉपिंग करते हैं जी, हेलीकॉप्टर से जी। और देखने में आता है कि सबसे ज़्यादा काम जो है गुरुद्वारों में होता है। गुरुद्वारों के अंदर लंगर लगते हैं, लंगरों में लोग मिलजुल कर रोटियां और पराठे और इस तरह की चीज़ें बनाकर पैकेट को फेंका जाता है ऊपर से लोगों के पास। तो इस तरह का रिलीफ वर्क चलता रहता है। इमरजेंसी के तौर पे तो इस तरह का काम होता ही रहता है। तो केदारनाथ में तो इस तरह का काम हुआ था। फिर बाद में इस साल आप देखिए कि वो तो 2013 की बात है, 2025 में उत्तरकाशी में फिर आया, धराली के इलाके में जी, जहाँ पर अभी भी लोग नीचे हैं, उसके निकाल नहीं पाए हैं उनको, कि 40 फुट तकरीबन जो सिल्ट है, जो पूरा मलबा है, वो तकरीबन 40 फुट ऊंचा है, तो वहाँ पर उस इलाके में छाया हुआ है पूरा। तो वहाँ पर भी यही था कि आप समझिए कि डीसी साहब जो है वहाँ के, उनको भी पहुंचने में 36 घंटे लगे, वॉक करना पड़ा, तो रोड कट गई थी हर जगह। जहां पर रोड कटी वहां पर डोजर तक पहुंच नहीं सकता था, ना जेसीबी पहुंच सकते थे। तो एयरफोर्स ने बड़ा जबरदस्त काम किया। एयरफोर्स के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए हम जेसीबी ले गए हम हेलीकॉप्टर वो अंडर लेकर। आजकल जो नए बड़े वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उनके जरिए हम इनको चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ना, जो 2 रोटर वाला है जी, उसको उससे अंडर स्लंग करके हम इनको ले गए, इक्विपमेंट को वहां पर ड्रॉप किया। कोर ऑफ इंजीनियर्स आर्मी के बीआरओ ने बहुत सा काम किया। तो जो भी मैं वाक्य सुना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टीम एफर्ट है। हर चीज पूरे देश के रिसोर्सेज लग जाते हैं इसमें। और अगर आपको रिसोर्सेज के बारे में मालूम नहीं है, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जानता नहीं कि क्या रिसोर्सेज उसके इलाके में है, तो आधा काम नहीं होगा। तो इसलिए निहायत जरूरी है कि रिसोर्सेज को मैप किया जाए, किसके पास क्या है। अच्छी मॉक ड्रिल, अच्छी ट्रेनिंग, वही हम उसी पर आ रहे हैं कि मॉक ड्रिल आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और एनडीएमए की एक बहुत बड़ी जवाबदारी है कि मॉक ड्रिल और टेबल टॉप की एक्सरसाइज कराता है, ताकि जितने प्लेयर्स हैं इसके अंदर वो सब अपने अपने जवाबदारी समझें, अपने अपना इक्विपमेंट को देखें, उसका पूरा मुआयना करें, चेक करें कि क्या क्या अवेलेबल रहता है किसी भी टाइम पर। सर आपने इतनी खूबसूरत बात बताई। कई बार क्या होता है कि सुनने में आता है कि एक मॉक ड्रिल हो रही है, तो लोग कहते हैं अबे यार क्यों परेशान कर रहे हो, कुछ हो थोड़ी रहा है। लोग इस तरह का एक एटीट्यूड कई लोग रखते हैं, कई लोग काफ़ी सीरियसली भी लेते हैं। सर मॉक ड्रिल की आप एक अहमियत समझाइए कि एक किसी एग्जाम्पल के तौर पर कि ये कोई बड़ी आपदा आ गई और मॉक ड्रिल की वजह से उसका इम्पैक्ट कम होता है, और मॉक ड्रिल में क्या क्या होता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी ये। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सिक्किम की जो जी ग्लॉफ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो 2023 में हुआ। तकरीबन 2 महीने पहले, उससे भी 2 महीने से भी कम पहले वहाँ की मॉक ड्रिल हुई थी। अच्छा, हाँ, मॉक एक्सरसाइज हुई थी। उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब और एसडीएमए के हेड और एसडीएमए के जितने कार्यकर्ता थे वो, और डिस्ट्रिक्ट्स के सब डिस्ट्रिक्ट्स के अपने अपने डीसीज और डीडीएमएस, वो सब लोग जो थे इसके अंदर जुटे हुए थे। हमारे एक सीनियर कंसल्टेंट जाते हैं, वो भी नॉर्मली आर्मी के ही होते हैं जी, वो गए वहाँ पर और उन्होंने पूरे इसका पे तैयारी करते हैं। पूरी पिछले कुछ सालों की आपदाएं हैं उनके बारे में देखते हैं, क्या लेसन्स लर्न हुए हैं उनके पिछले साल में जो मॉक एक्सरसाइज की थी उसमें क्या सबक सीखे थे, उन सब चीज़ों को देखा करके, और उनको पहले टेबल टॉप एक्सरसाइज के तौर पे सबको समझाते हैं। और उसके बाद यही इनैक्टमेंट होता है कि अगर ये ग्लॉफ आ गया तो शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग से लेकर और आखिरी तक क्या क्या कार्रवाई कौन करेगा। और आप अपनी जवाबदारी और अपनी
जो आपके पास साधन है उसके बारे में आकर बताइए जी। तो सब अपने प्रेजेंटेशन देते हैं इसके ऊपर कि हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल्स के अंदर जो आपके पास दवाएं हैं, जो स्टाफ है, एकदम से कैजुअलिटीज बढ़ जाती हैं तो वो दवाएं कहाँ से आएंगी जी। तो उतनी कैजुअलिटीज को देख रेख करने के लिए कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पर, कौन से एडिशनल नर्सेज हैं, क्या आपके पास कोई लोकल आर्मी हॉस्पिटल है, कोई पुलिस का हॉस्पिटल है, क्या उनकी मदद ले सकते हैं, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं। लॉजिस्टिक्स कैसे होगा, लॉजिस्टिक्स पूरे कैसे होते हैं इसके लिए कंप्लीट, ये सब चीज़ों के वो होता है। और एंड में इसका एक संक्षेप होता है, समराइजेशन होता है, लेसन्स लर्न होते हैं, इसको रिकॉर्ड किया जाता है पूरे को। हमारी तरफ से NDMA से स्टेट गवर्नमेंट को लिखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बताया जाता है और इसके ऊपर अटेंशन चलता रहता है पूरे वक्त। सिक्किम में 2 महीने पहले ये पूरी कार्रवाई हुई थी। एक एक चीज टू द टी प्रैक्टिस की थी। एब्सोल्युटली। और जब ये हुआ वहां पर तो जो लोग चुंगथांग डैम के इलाके में वो कहते हैं कि मॉक ड्रिल के टाइम पर हमको बताया गया था कि शायद ये यहाँ पर पानी शायद बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो अगर ऐसी वार्निंग आती है तो किस तरह से क्या अलार्म सिस्टम होगा। तो उन्होंने समझाया कि हमारे अलार्म सिस्टम क्या है, रात को सायरन बजेंगे, क्या होगा, वो सब होगा। ये सब चीजें हुई उस रात को 3-4 अक्टूबर रात को 2023 को। और उसकी वजह से खुद ही SDMA वाले, सिक्किम के SDMA वालों ने हमको कंफर्म करके बताया कि क्योंकि ये मॉक ड्रिल हुई थी, क्योंकि ये टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी, इसकी वजह से हमारी जानकारी, अवेयरनेस जो है, ये मॉक ड्रिल का काम कोई टेस्ट करना नहीं है, ये काम है सेल्फ ऑडिट। जी, अपना ऑडिट खुद करो। जी, हमारा काम है आपको बताना आपने हॉस्पिटल चेक कर लिए हैं, आपने अपना इंजीनियरिंग इक्विपमेंट चेक कर लिया है, आपने अपने आपदा मित्र चेक कर लिए हैं। इन चीजों को अलग अलग चेक करके देखो आपकी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को दूर करो। जी, ये काम है हमारा। ये टाइम से क्रिटिकल कुछ नहीं है, ये टाइम क्रिटिकल तो होता है इसके अंदर, टाइम क्रिटिकल तो होती हैं चीजें, मगर मॉक ड्रिल के अंदर समझाना ये सब चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन प्रैक्टिस इट आउट, ये काम हमारा आमतौर पे होता है। अगर ये हो गया है आपका और जैसे रेगुलेशन पैटर्न के मुताबिक अगर आपने किया है तो आपदा आई तो ऑटोमेटिकली एज ए सिस्टम ये सब पूरा काम करने लगेगा, एज एन इकोसिस्टम इट विल वर्क। तो सिक्किम में सर इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ। और ना ही सिक्किम में, मैं कहता हूँ कि अलग अलग जगहों पर भी जहाँ पर हमारे मॉक ड्रिल, साल में हम तकरीबन 24-25 मॉक ड्रिल करते हैं स्टेट्स के साथ। और NDRF जो है, माननीय गृह मंत्री का हुक्म है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 साल में 3 साल में कम से कम 1 दफे होनी चाहिए। तो आप समझिए कि 750 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 250 डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग NDRF कराता है हर साल। इससे कि एक साइकिल ऑफ 3 इयर्स में कम से कम 1 दफे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। जी, इसके अलावा 2 बड़े इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं। एक तो है माननीय प्रधानमंत्री का स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, जी, जो इसके ऊपर आजकल बहुत जोर लगा है कि अगर किसी तरह से कोई भी आपदा आती है, खासतौर पे आग की आपदा, तो स्कूल के अंदर कैसे बचाव किया जाएगा। फायर ड्रिल हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, हॉस्पिटल के तरीके, जो ट्रायज का तरीका है वो मालूम होना चाहिए। इन चीज़ों पे अब हम लगातार हजारों स्कूलों में ये कार्रवाई, हम ट्रेनिंग की इस वक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इसका कैंपेन आजकल चला हुआ है। जी, दूसरा है हॉस्पिटल फायर सेफ्टी। हॉस्पिटल्स में क्या हुआ है कि ICUs में खासतौर पे बहुत सा मॉडर्न इक्विपमेंट आ गया है। जी, वो सब लोड हो गया है पावर सिस्टम्स के ऊपर, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं, ओवरलोडिंग होती है और आग लगती है। आए दिन आपने सुना होगा कि किसों हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई और 6 मर गए, 12 मर गए लोग। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक हमने कैंपेन पूरा चलाया हुआ है कि जगह जगह पर अवेयरनेस लोगों को बढ़ाना, कि अपने ही आप सिस्टम्स को चेक करिए, वायरिंग को चेक कराइए, टाइम पर ओवरलोडिंग मत करिए, इनका अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाइए इस चीज़ों पर।
सर कोई एक ऐसा मिशन जो आप मुझे अपनी तरफ से बताना चाहें, जो आपके हिसाब से हिंदुस्तान में एक चमत्कारी मिशन था, बहुत ही कमाल का मिशन था, उस मिशन के बारे में बताएं। अगर फॉरेस्ट फायर के अराउंड कुछ बता सकें सर तो। फॉरेस्ट, मैं दो इंसिडेंट्स के बारे में सोच सकता हूँ कि एक तो फॉरेस्ट फायर का, खासतौर में जो पिछले साल अल्मोड़ा में हुआ था, बहुत जबरदस्त फायर था वहां पर, एक वो फायर का, और दूसरा एक सिमिलर फायर इंसिडेंट मिजोरम में। एक जगह है वहाँ का फायर स्टेशन जो खास तौर पे था, उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया गया बाद में। क्या हुआ था सर उसके अंदर? आग लगी हुई थी, जबरदस्त आग लगी हुई थी उसके जंगल के अंदर, और ये फायर स्टेशन जो था, इसका नाम मैं याद नहीं कर रहा है मुझे, कोई बात नहीं सर। मगर इनके फायर स्टेशन इंचार्ज और लोकल वॉलंटियर्स और गांव के लोग वहां पर, वो सब मिलकर इनका पूरे साधन इस्तेमाल करके और वॉलंटियर फोर्स के तौर पे इन्होंने जाकर और उस आग को बुझाया। ठीक है, मिजोरम में ये बहुत रेगुलर थ्रेट बनती रहती है, आग का लगना वहां पर टाइम पर। साथ में अल्मोड़ा में जो आग लगी थी, वो भी काफी बड़ा इलाका था जहाँ। ये आग लगती कैसे सर फॉरेस्ट के अंदर? क्या आमतौर पर क्या होता है कि पहाड़ों में, खास तौर पे हिमालयन एरिया में, ये पाइन नीडल गिरती हैं। आपने देखा होगा पाइन ट्री जो होते हैं, चीड़ का दरख्त होता है, चीड़ के दरख्त की जो पत्तियां होती हैं, वो गर्मी के मौसम में सूख कर और नीचे गिरती हैं जी, उसकी तह जम जाती है। ठीक है जी। और वो जो सूखी पत्तियां हैं, उसके अंदर आग बहुत आसानी से लगती है जी। किसी ने गलती से, और पहाड़ों में आमतौर पे लोग बीड़ी सिगरेट तो काफी पीते हैं जी, तो कहीं पर भी किसी ने लापरवाही से अगर एक बीड़ी भी गिरा दी वहां और एक चिंगारी से वो आग वहां शुरू हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। वो एक फॉरेस्ट फायर बन जाती है। आप अगर लैंसडाउन, जहां पर मैं आमतौर पे जाता हूँ, लैंसडाउन हमारा रेजिमेंटल सेंटर जहाँ गढ़वाल राइफल का है जी, अगर आप खड़े हुए वहां पर और उस पार देखिए, खड्ड के उस पार देखें, तो आपको किसी भी शाम को जबरदस्त आगें दिखेंगी हर तरफ। कितनी जगहों पर आग लगी हुई है, खास तौर पे गर्मियों के मौसम में। ठीक है, तो ये आमतौर पे बहुत कॉमन चीज है पहाड़ों के अंदर। फैलती इतनी ज्यादा सब जगह पर नहीं फैलती, मगर कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बेशुमार फैलती है। इसको रोकने के लिए फायर लेन बनाए जाते हैं। और इसका असर क्या होता है सर, जब एक फॉरेस्ट फायर लग जाती है तो किस तरह का असर होता है? एक तो वातावरण के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत असर होता है, और फ्लोरा और फौना वहाँ का, आप देखिए वहाँ के जितने पशु हैं उनके ऊपर असर होता है। और अगर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा फैल गई तो मनुष्य के ऊपर, लोकल विलेजेस के ऊपर। अब आप कैलिफोर्निया का देख लीजिए, लॉस एंजलिस में क्या क्या तबाही मची है, कितने घर वहां पर जले हैं। पिछले साल की अल्मोड़ा की जो फॉरेस्ट फायर थी, उसमें 5 जाने गई। वो तकरीबन पहली दफे हमने सुना कि पहाड़ों के अंदर इस तरह से आग से जाने गई। मगर अगर ये इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये हद से ज्यादा बढ़ जाएगी चीज। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या हो रहा है कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सूखा ज्यादा आ रहा है कुछ जगहों पर पहाड़ों में। जहां पर पानी पड़ता था ज्यादा, जहां पर गीलापन था ज्यादा, वो अब कम है, वहां सूखा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वेजिटेशन के अंदर आग जो है वो लग जाती है। हम इस पे कैसे रिस्पॉन्ड, हम किस तरह से एक फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर पाते हैं सर? ये देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं। एक तो फायर लेन, मैंने आपको बताया कि वो कंट्रोल की बात है कि बहुत जगह जगह पर पेड़ों को काटा जाता है एक लाइन में, ताकि अगर आग लगी तो वो एक लाइन तक पहुंच सके, उसके आगे ना बढ़ सके जी। कमाल, ठीक है जी। मगर कभी कभी ये होता है कि हवा ज्यादा चली तो उसकी वजह से लपक के इस पार आ जाती है, आग की चिंगारियां इधर आ जाती हैं, तो आग चलती रहती है, भड़कती रहती है। दूसरा, फायर बीटिंग, ये जो ग्राउंड फायर होती है, ब्रश फायर होती है, इसको तो झाड़ियों से मार मार कर, झाड़ुओं से मार मार कर बुझाया जाता है, वो मैनुअली किया जाता है जी। ठीक है। तीसरा साधन होता है एयर से। तो हेलीकॉप्टर में एक चीज होती है, उसको कहते हैं बैम्बी बकेट जी। वो तार से पानी की एक पूरी बाल्टी होती है, कोई वाटर का सोर्स होगा, जैसे नैनीताल की लेक है जी। तो नैनीताल की लेक के अंदर जाकर वहां से हेलीकॉप्टर नीचे उतर के पानी को भरता है, उसके अंदर लोअर करके उसको उठाता है, और उसका मैकेनिज्म अंदर ही होता है, जिससे कि उस जगह पर जाकर उस मैकेनिज्म से उसको खोल दे और पानी उस पर गिर जाएगा जी। ठीक है।
असरदार तो होता है, छोटी आग में असरदार होता है, मगर बड़ी आग में इस तरह का असर जो है कम ही होता है। फिर और भी तरीके होते हैं, मैनुअल, ज्यादातर ये मैनुअल होते हैं, मगर केमिकल तरीके होते हैं। केमिकल हमारे यहाँ कम हुआ है अभी तक कभी इस्तेमाल। इंटरनेशनली जो बड़ी फायर्स हुई हैं, कैलिफोर्निया में ऐसी जगहों पर हुई हैं, उसमें फिक्स्ड विंग है, हवाई जहाज आते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े कैनिस्टर होते हैं, उसके अंदर वो केमिकल से स्प्रे करते हैं उस इलाके में, और वो फायर रिटार्डर होते हैं, ताकि जहां पर गिरेगा वो फायर वहां से रिटार्ड हो जाएगी जी। तो ये उम्मीद है कि जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे और मॉडर्नाइज और आधुनिक सिस्टम्स आएंगे भारत में, तो शायद एयरफोर्स के पास ये काबिलियत आएगी कि एक दिन जिसमें फिक्स्ड विंग हवाई जहाज के अंदर ये बड़े बड़े कैनिस्टर जो हैं केमिकल के रख के, और उनका इस्तेमाल हम कर पाएंगे। जी जी जी। आपने और वाकये पूछे तो मैं समझता हूँ कि वायनाड का वाकया बहुत एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ एक जबरदस्त लैंडस्लाइड आया था, मड स्लाइड जी। 2023 में या 24 में, मुझे याद नहीं आ रहा है। मड स्लाइड और लैंडस्लाइड में क्या फर्क है सर? देखिए, लैंडस्लाइड तो इट इज ओनली के सूखा जो जमीन है पत्थर के साथ, मिट्टी के साथ, पेड़ों के साथ वो नीचे आ जाए जी, ठीक है। मड स्लाइड आमतौर पे ये होता है कि एक पानी के साथ मिलकर वो और मुश्किल हो जाता है, कीचड़ की तरह जी। कीचड़ वो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ। लद्दाख में जैसे आया था 2010 में एक जबरदस्त मड स्लाइड आया था, जो ले के बिल्कुल बीचों बीच शहर के अंदर आया था। ये बर्फ से भी मुश्किल होता है? नहीं, बर्फ की वजह से नहीं, ये खुद ही होता है। ये बर्फ से भी मुश्किल होता है या बर्फ जितना ही मुश्किल होता है? अब दोनों के अपने अलग अलग चैलेंजेस होती हैं। बर्फ का तो भी अवलांच जो होता है वो तो बहुत जबरदस्त होता है। अवलांचेस मैंने देखे हैं, सियाचिन में देखे हैं, कश्मीर में बहुत देखे हैं इस तरह के अवलांचेस, मगर मड स्लाइड मैंने खुद पर्सनली नहीं देखा। लद्दाख के बारे में बहुत सुना है, और इस दफे वायनाड में देखा है कि जाकर के क्या हुआ क्या था। रातों रात एक लोकलाइज इलाके पर अगर बहुत बर्फ, बहुत पानी गिर जाए क्लाउड बर्स्ट के तौर पे, और वो अनस्टेबल एरिया है जहां पर आमतौर पे वो इलाके जहां माइनिंग होती है जी, जहां माइनिंग ज्यादा की भी है, जहां पर आपने खुदाई की है, जहां मिट्टी निकाली है, पत्थर निकाले, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। उस पे अगर ज्यादा पानी गिर जाए, उसका एक मड के तौर पे स्लाइड बनता है, वो नीचे आता है। और यहाँ पर ये नीचे गांव था, हैबिटेशन था पूरा, और उसके ऊपर ये पूरा आ गया। उसका रिस्पांस भी एक ज़बरदस्त रिस्पांस था। ये रात के वक्त हुआ, और हमने जो साधन लगाए हुए हैं अर्ली वार्निंग के, उसी के साधन के ज़रिए हमको पहली वार्निंग भी मिली कि ऐसी हादसा हो गई है। इसमें पहले तो एक ब्रिज बनाना पड़ा उस इलाके तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त रिवर के पानी का बहाव था वहां पे, तो एक ब्रिज बनाना पड़ा। उस ब्रिज को बनाने के लिए हमें आर्मी को बुलाना पड़ा। अब आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स आए। अब ऐसा कोई ब्रिज साउथ इंडिया में हमारे पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं था, मगर याद आया कि हमारे पास एक ट्रेनिंग सेंटर है मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप का बेंगलोर में, उनके पास ट्रेनिंग का ब्रिज रखा है जी, जो ट्रेनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उस ब्रिज को इस्तेमाल किया गया। उस ब्रिज को लिया, उठाया, ले जाया गया वायनाड में। 16 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी ने उसको बना दिया। आपने पढ़ा होगा, या जरूर पढ़ना चाहिए आपको जी। एक लेडी ऑफिसर जो थी, वो इसकी कमांडर थी इस टास्क फोर्स की जी। उन्होंने खड़े होकर वहां पर और इस ब्रिज को बनवाया जी। 16 घंटे के अंदर खड़ा कर दिया इस ब्रिज को जी, ठीक है। वही 5 ऐसे ब्रिज आज श्रीलंका में बन रहे हैं, बन गए हैं जी। ऑलरेडी 5 ऐसे ब्रिज हम यहाँ से ले गए हैं, हवाई जहाज के जरिए एयरलिफ्ट करके, और कोलंबो ले गए हैं, वहां से ये अलग अलग जगह गए हैं वहां पर लगाने के लिए बेली ब्रिजेस। तो हमने ये 16 घंटे बनाया, और उसके बाद हमने उसके बाद फिर राहत पहुंच पाई जी, उसके बाद ये राहत पहुंच पाई जी। कमाल सर, पूरे इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक देश था जिससे हमारी इतनी बनी नहीं, जिसने हमारे खिलाफ ही कहा जाता है कि काम किया, टर्की। हमने वक्त आने पर टर्की की भी मदद की है सर, वो क्या है सर? या ऑपरेशन दोस्त हुआ था, ये जबरदस्त ऑपरेशन।
और टर्की में भूकंप आया था, तकरीबन 8 रिक्टर स्केल के ऊपर। 8 बहुत जबरदस्त भूकंप होता है कि 8 स्केल का अगर रिक्टर स्केल पे आए। तो सीरिया में, नॉर्दर्न सीरिया में और सदर्न टर्की में, ये पहाड़ों के इलाके में आया था पूरा। और आमतौर पे जब इंटरनेशनल HADR होता है इस तरह से, तो जो होस्ट गवर्नमेंट है वो आमतौर पे मांगती है, पूछती है, किसी खास देश से नहीं पूछती है, मगर एक जेनरिक मैसेज देती है कि मदद कर सकते हैं हमको। तो ऐसी जब मैसेज आया भारत के पास, तो इमीडिएटली एक डिसीजन लिया गया कि NDRF की 2 टीमें और हॉस्पिटल हमारा, ये बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है हमारा, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो आगरा में है। हमारे पैराशूट ब्रिगेड जो आगरा में है उसके साथ का ये हॉस्पिटल है। ये हर जगह पैराशूट से जंप इसको भेज सकते हैं, एयर लैंडिंग कर सकते हैं, जगह जगह जाकर। पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट हॉस्पिटल ऐसे है। तो ये 6 घंटों के अंदर वो तैयार थे, पूरा लोडिंग करके। इनके पास पूरी तैयारी रहती है, हर वक्त तैयार होकर पूरे। सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि हम तकरीबन पहले देश थे जो वहां पहुंचे टर्की की मदद करने के लिए। और दूसरी चीज ये थी कि हमारे साथ हमने अलग अलग किस्म के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को रखा जी। ऑर्थोपेडिक, खास तौर पे जब भूकंप आता है तो उसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। ऑर्थोपेडिस्ट हमारे बहुत गए, 6 लेडी डॉक्टर गई हमारी। इस तरह की वाक्यों में जेंडर सेंसिटिविटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो है बच्चों पर और महिलाओं पर होता है जी। तो उसके लिए ये चीजें जो है भारत के बारे में बहुत पहचानी गई दुनिया भर में, कि भारत ने जो अपनी राहत पहुंचाई वहां पर, उसके बारे में कितना सोच विचार करके भेजा था जी यहाँ से जी। तो ये गए, और हमारे जो रिसोर्सेज थे वहाँ NDRF गया और जो हॉस्पिटल गया, इन्होंने कुछ लोकली नहीं मांगा उनसे, यहाँ तक कि अपने जनरेटर लेकर गए, अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपनी गाड़ी, कुछ गाड़ियां उनसे बेशक ली क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो करना था, मगर ज्यादातर सेल्फ कंटेन्ड। और उसके बाद लगातार हमारी फ्लाइट आती रही और रिसोर्सेज लेकर जी। तो ये सर्च एंड रेस्क्यू की जो पूरी कार्रवाई थी वो NDRF ने की वहां पर, और हॉस्पिटल को लगाया। तकरीबन 4,500-5,000 पेशेंट्स जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल ने ट्रीट किए। और आखिर में वहाँ की जो असेंबली थी, टर्की की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने भारत को और भारत के संस्थाओं को एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया, रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए कि किस तरह से भारत ने ऐसे मौके पर हाथ पहुंचाई है। इसी तरीके से ऑपरेशन ब्रह्मा ये हुआ म्यांमार में, जहाँ पर हमने हमारी एयरफोर्स भी गई लेकर, NDRF को लेकर, हमारा यही वाला हॉस्पिटल भी गया वहाँ, और इंडियन नेवी वो विशाखापट्टनम से अपने शिप्स लेकर गए। और शिप्स के अंदर आजकल एक जब से सुनामी आई है तब से एक आदेश है इंडियन नेवी का कि हर शिप जो भी कहीं भी खड़ा हो या जहाँ पर भी वो सेल कर रहा हो, उसके अंदर तकरीबन 10 टन राहत का मटेरियल रहता है, होना ही चाहिए हर वक्त। तो हमें कभी वक्त नहीं चाहिए तैयारी करने का, जैसे हुक्म मिलता है इंडियन नेवी ऑटोमेटिकली तैयार है जाने के लिए। यही हमने नेपाल में भी किया 2015 में, और नेपाल में तो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट अभी तक चल रहा है जी। हमारे अभी तक शायद कुछ कोर ऑफ इंजीनियर के लोग वहाँ भी मौजूद हैं। और हाल ही में अभी आपने श्रीलंका में देखा ऑपरेशन सागर बंधु, वहाँ पर भी पिछले 1-1.5 महीने में हमारा हॉस्पिटल गया, फील्ड हॉस्पिटल गया, NDRF की 2 टीमें गई, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर गए, और 5 ब्रिज, बेली ब्रिज हमारे वहाँ पर गए हैं जो लगाए गए हैं, और उनको उनकी मेंटेनेंस भी जो है वो हमारे आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स कर रहे हैं। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट सर। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है सर कि फ्यूचर क्या है सर? टेक्नोलॉजी की वजह से, AI की वजह से हम लोग किस तरह का काम इस इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं,
क्या हो रहा है सर फ्यूचर के अंदर? मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो डिस्कशन है विल बी इनकम्प्लीट अगर हमने मिटिगेशन की बात नहीं। बिल्कुल सर, मिटिगेशन क्या है ये भी समझाइए। क्योंकि देखिए रिस्पॉन्स तो हो जाता है, हम करेंगे ही जी, जो भी हादसा होगी वी विल डू आवर बेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। मगर जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो मिटिगेशन से आता है। और अभी हाल में ही भारत सरकार जो है मिटिगेशन के ऊपर बहुत जोर दे रही है जी। MH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर लाइटनिंग रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, बिजली गिरना लोग समझते नहीं कि बिजली से कितने लोगों की जानें जाती हैं हर साल, ठीक है। खास तौर पे किसान जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और उनके इलाकों में जब बिजली गिरती है तो उससे क्या क्या असर होता है वही जानते हैं। तो इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है कि कैसे उनको वार्निंग सिस्टम्स कैसे दिए जाएं, उनके इलाकों में लाइटनिंग अरेस्टर्स कैसे लगाए जाएं, बड़े बड़े हाई क्वालिटी लाइटनिंग अरेस्टर्स को लगाया जाए, मैपिंग की जाए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर लाइटनिंग खास तौर पे गिरती है, बिजली गिरती है। क्योंकि बिजली ऐसे ही नहीं गिरती है, बिजली उस इलाके में गिरती है जहां पर कोई मेटालिक कंटेंट है जमीन में या कोई और चीजों की वजह से गिरती है। तो ये मैपिंग इसकी जो है अगर कर ले तो पहले से पहचान हो सकती है कि कौन से इलाके हैं विच आर अंडर थ्रेट, और जब ऐसा है तो फिर उनके लिए हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं। तो एक तो लाइटनिंग का है, लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम भी चल रहा है बहुत, इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत हो रहा है, सेंसर्स लगाने का, जिससे कि हल्का सा भी बिल्कुल मूवमेंट हो अगर किसी लैंडस्लाइड के इलाके में तो वो सेंसर्स को पकड़ ले और अर्ली वार्निंग हमको मिल जाए पहले से, जिससे कि हम उस इलाके के बारे में वार्निंग जो है वो दे सकें। मड स्लाइड्स के लिए, लैंड स्लाइड्स के लिए ये बहुत काम आता है। फॉरेस्ट फायर का एक पूरा रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, इसका भी प्रोग्राम एक चलाया जा रहा है अभी, और हाल ही में ये अप्रूव हो जाएगा। एक अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर, ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर रेट्रोफिटिंग, अब दिल्ली जैसा शहर आप देखिए कितनी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है, तो उनको कुछ बिल्डिंग्स को कम से कम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स हैं, इस जगहें हैं, उनको रेट्रोफिटिंग करके उनको इंश्योर करना कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हो जाए। इसके ऊपर भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और फ्लड, अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम 7 शहरों का, बड़े शहरों का, ये भी अभी चलाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के इस तरह के प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चला रहा है। NDMA जो है इनको साथ साथ उनके मदद कर रहा है। तो अर्ली वार्निंग है एक चीज जिससे कि सबसे ज्यादा जान बच सकती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। 1999 में जब ये बड़ा वाला साइक्लोन आया था इसमें उड़ीसा में, तो जैसे मैंने आपको बताया 10-12 हज़ार जानें गई थी उसमें। उस वक्त कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था, लोग इंतजार में थे कि आएगा और उनकी जानें उखाड़ी जाएंगी, लोग इधर उधर मारे जाएंगे। उसी तरह का एक साइक्लोन गुजरात में आया 2023 में। आई थिंक जून के महीने में था ये, बिपरजॉय जी, और ये बिपरजॉय साइक्लोन था जी। इसकी वार्निंग हम 7 दिन पहले से देना शुरू हमने कर दी। IMD जो है उसको मॉनिटर कर रहा था सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए, और हमारा जो सचेत प्रोग्राम है, कॉमन अलर्टिंग प्रोग्राम कहते हैं उसको, मैं उसको समझाता हूँ आपको। ये प्रोग्राम जो था ये जारी था वहाँ पर, और उसके जरिए हमने तकरीबन 32 मिलियन मैसेजेस पहुंचाए जनता को, और ख़ास तौर पर उस इलाके में जहाँ पर लैंडफॉल होने वाला था जी, उनको आइडेंटिफाई करा, उस इलाके को किया, उस इलाके को इवैक्यूएट किया गया। वहाँ के जितने लोग कमज़ोर घरों में थे उनको निकाल कर और उनको शेल्टर्स के अंदर लाया गया। वहाँ पर पूरी बिजली की जो साधन थे वो सब अंडरग्राउंड पहले ही से लगाए हुए थे, तो बिजली भी नहीं गई वहाँ, तो एक भी जान नहीं गई। जहाँ 12,000 लोग मरे थे, यहाँ पर एक जान नहीं गई। ये किस लिए? क्योंकि अर्ली वार्निंग और तैयारी जी, ठीक है। दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली वार्निंग। तो ये कौन सी अर्ली वार्निंग है?
अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन आपको अर्ली वार्निंग फ्लड की दे सकता है, IMD आपको लाइटनिंग की देता है, 45 मिनट की आप वार्निंग दे सकता है, ठीक है, और साइक्लोन की वार्निंग तकरीबन 5-6-7 दिन तक दे सकता है। मगर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये वार्निंग अवेलेबल हो तो कैसे इसको जनता तक, कैसे इसको आवाम तक पहुंचाया जाए। अब ये सिस्टम है कैप, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या है कि एक GIS मैप पे जो इलाका जहां पर असर होने वाला है उस आपदा का, उस पे एक पॉलीगन बना देते हैं उस मैप पे, और उस मैप से, उस पॉलीगन से जितने वहां पर मोबाइल नंबर है वो कैप्चर हो जाते हैं। तो आप एक SMS के जरिए एक मैसेज दीजिए कि आज रात 8 बजे लैंडफॉल साइक्लोन इसका इस इलाके में होगा, आपको अपनी पूरे साधन तैयार रखने चाहिए। ये आपने मैसेज दे दिया, या IMD से मैसेज आया, SDMA ने उसको लोकल लैंग्वेज में आया, वो अंग्रेजी में, आपने तेलुगु में उसको बना दिया और SMS के तौर पे डाल दिया। अब सबको मालूम हो जाएगा, और ये लगातार हर दिन हो रहा है, तभी 32 मिलियन मैसेजेस बिपरजॉय में भेजे गए इस तरीके से। तो जब इस तरह से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लोग तैयारी करके बैठे हैं तैयार, और जब आता है इस तरह का कि आपदा आती है, आप तैयार हैं, आपने पूरे इसकी साधन इस्तेमाल करने हैं वो लगाए हुए, जान आपकी जो है वो सलामत रहेगी। ये है सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह का काम आप देश के लिए कर रहे हैं, जो कमाल का काम NDMA कर रहा है, NDRF, NIDM कर रहा है, और तमाम संस्थाएं कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका अपना करियर भी बहुत डेकोरेटेड रहा है सर, उस बारे में मैं इंट्रोडक्शन में लोगों को बताऊंगा। सर के बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सर ने बहुत कमाल का काम किया है, पिछले तकरीबन 50 साल से सर एक हाई स्टेक जिंदगी देश के लिए जी रहे हैं। सर JK सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये पार्ट 1 ही हो पॉडकास्ट का, आगे आपके साथ मैं और भी पॉडकास्ट करूं और इस तरह की कमाल की बातें लोगों तक पहुंचा। आखिर में मैं कुछ कहना चाहूंगा जरूर जी, कि बेशक हमने पिछले 1 घंटे 1.25 घंटे बात की है, याद रखिए कि जनता को भी मालूम होना चाहिए कि ये काम जो है ये लड़ाई के बराबर है। बिल्कुल सर, इट्स लाइक वॉर। अगर आपने आपदा को वॉर के तरह ट्रीट किया तो आप जाने बचा सकेंगे जी। और इसमें सबसे बड़ी चीज है टीम वर्क जी, बिल्कुल। और अकेला कोई भी संस्था अकेली इसके अंदर काम नहीं कर सकती, ना कामयाब हो सकती है, सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर।